साथियों, हाल ही में एक लेखिका जिनका नाम है अरुंधति रॉय, इनके खिलाफ दिल्ली के उपराज्यपाल ने यूएपीए एक्ट के तहत केस दर्ज करने की परमिशन दे दी है। कौन है ये अरुंधति रॉय? क्या है मामला जिनके तहत इनके ऊपर यूएपीए कानून के तहत केस दर्ज करने का कहा गया है? क्यों इनके चलते ही भारत की राजनीति गर्मा गई है? भारत की राजनीति को लेकर के कुछ बुद्धिजीवी वर्ग के लोगों का कहना है कि इनके ऊपर हुए केस के कारण भारत की दुनिया के सामने लिबर्टी को लेकर के, फ्रीडम को लेकर के इमेज और गिर जाएगी। भारत में जो लोकतंत्र है उसको बचाने के लिए जो संघर्ष कर रहे लोग हैं, उन्हें इस बात से और बल मिलेगा कि देखिए, वर्तमान सरकार ने अपने खिलाफ बोलने वाले लेखिका को गिरफ्तार करने का आदेश दे दिया है। ऐसा क्या मसला है, ऐसी कौन सी बात है जिसके चलते ये सारी चर्चाएं आ गई हैं? क्यों एक लेखिका जिन्हें दुनिया में बुक्स के लिए प्रतिष्ठित पुरस्कार बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया हो, उनके ऐसे कौन से लेख हैं, उनके द्वारा ऐसी कही गई कौन सी बातें हैं जिन्हें देश विरोधी माना गया, देश को तोड़ने वाला माना गया, और जिन कारणों से उनकी गिरफ्तारी के लिए कानून को लागू करने का कहा गया कि इन पर इस कानून के तहत गिरफ्तारी की जाए। आज के सेशन में अरुंधति रॉय, उनसे जुड़े हुए मामले और उनके ऊपर सरकार की जो सरकार के द्वारा की गई कार्रवाई, यूएपीए एक्ट, उसकी धाराएं, इन सारे के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अरुंधति रॉय एक लेखिका हैं, नॉर्थ ईस्ट से बिलोंग करती हैं, लगभग 60 साल की फिलहाल हो चुकी हैं। इनकी एक पुस्तक 1997 में आई थी जिसका नाम था द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। इसी पुस्तक को बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। कहते हैं कि दुनिया भर के अगर पुरस्कारों की श्रेणी में नोबेल पुरस्कार नंबर 1 पर आता है तो बुकर पुरस्कार भी कहीं 2 और 3 नंबर पर दुनिया में एग्जिस्ट करता है। कुछ इस प्रकार का इन्हें पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। हालांकि इनकी और भी बहुत सी पुस्तकें हैं, जिनमें से सबसे महत्वपूर्ण द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स है, जिसको दुनिया भर ने रिकॉग्नाइज किया। ठीक है, फिलहाल इनके ऊपर प्रोसिक्यूट करने का एंटी टेरर लॉ सरकार ने आदेश दिया है कि इनके ऊपर एंटी टेरर लॉ चलाया जाए। एंटी टेरर लॉ किस लिए चलाया जाए? क्योंकि इन्होंने कश्मीर विषय पर एक ऐसा स्टेटमेंट वर्ष 2010 में दिया था जिसके चलते 14 साल बाद इन पर केस करने की इजाजत दी गई है। मतलब 2010 में इनका एक ऐसा रिमार्क, जिस रिमार्क के चलते सरकार ने ना जाने कितनी बार यह विचार किया होगा कि इनके इस रिमार्क के चलते, जो कि भारत को तोड़ने वाला था, विभेदनकारी था, सेपरेटिस्ट था, उस विचार के बावजूद कि कल को दुनिया वाले ये कहेंगे कि सरकार ने अपने खिलाफ लेख लिखने के कारण इन्हें गिरफ्तार किया। अब चूंकि लोकतंत्र के अंदर लोकतंत्र का महोत्सव मनाया जा चुका है, लोकसभा चुनाव के रिजल्ट्स आ चुके हैं, सरकार सत्ता में आ चुकी है, तो ऐसी चीजें जिन्हें लेकर के किसी के मन में यह भ्रम ना हो कि जब उसे कुछ नहीं किया तो मुझे भी कुछ नहीं करेंगे, तो एक स्टैंडर्ड संभवतया सेट किया गया है। और उसी सेट करते हुए कश्मीर पर 14 साल पहले की गई टिप्पणियों के चलते फिलहाल दिल्ली के उपराज्यपाल ने अरुंधति रॉय के खिलाफ यूएपीए एक्ट यानी एंटी टेरर लॉ के अंदर कार्रवाई करने की परमिशन दे दी है। हालांकि इसके बहुत सारे आयाम बन सकते हैं। बहुत सारे लोगों का यह संभवतः कहना है कि इन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आज से नहीं, जब से वो गुजरात के सीएम हैं तब से लेकर काफी टिप्पणियां की हैं। इस कारण से उन्हें फिलहाल गिरफ्तार करने का आदेश दिया गया। अब इंटरेस्टिंग बात लोकतंत्र की समझिए, आप केवल उनके खिलाफ बोलते हैं इसलिए आपको गिरफ्तार करने का आदेश दिया गया है। यह एक बहुत ही अच्छा डिफेंस भी है। यह डिफेंस भी है कि देखिए, फाइनली डर गए तो मुझे गिरफ्तार किया। यह कैसी आयरनी है कि आप अपने मन में आ रहा है वो कहती चली जा रही हैं और सामने वाला आपके खिलाफ कोई कार्रवाई ना कर पाए, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो लोग कहेंगे कि अभिव्यक्ति की आजादी को कर्टेल कर दिया गया है। आप देश को तोड़ने वाले, आप देश के विभेदनकारी बयान दें, देश के खिलाफ आप टिप्पणी करें, देश में हो रहे उन सब मसलों को दुनिया के सामने रखें जो कि देश में ही सुलझाए जा सकते हैं, जिन्हें बैठकर आपसी समझदारी और वैमनस्य के जो दौर, समझदारी से दूर किया जा सकता है और वैमनस्य को मिटाया जा सकता है। लेकिन आपका प्रयास रहता है कि उन सब चीजों की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा करके भारत को कैसे नीचा दिखाया जाए और भारत विरोधी होकर के दुनिया के सामने कैसे इज्जत बटोरी जाए। भारत विरोध के इनके बयान कश्मीर मामले पर तो इतने मुखर हैं कि ये साफ कहती हैं कि कश्मीर इज नॉट एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, यानी कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग नहीं है। और इस बात का यही वो बयान है जिसके चलते इनकी
गिरफ्तारी तय की गई है। साथियों, ये अपनी इस बात को कहते हुए ये तक कहती हैं कि ये मेरा नहीं, भारत सरकार का भी यूएन के अंदर स्टैंड था कि वो कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग नहीं मानती थी। मैं भी तो बार बार वही बोलती हूं कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग नहीं है। और हां, कश्मीर में जहां कुछ लाख लोग रहते हैं, उनके ऊपर इतने लाख लोगों की सेना लगाई हुई है, जो कि दुनिया में सबसे ज्यादा, एक तरीके से कहा जाए तो बंधक बना करके रखी जाने वाली टेरिटरी है। ऐसी जगह को खाली कर देना चाहिए, भारत को इससे अपने से मुक्त करने देना चाहिए। इसका मतलब साफ है कि आपके ये वो बयान हैं जो प्रसन्नता देंगे उन लोगों को जो चाहते हैं कि कश्मीर भारत के साथ ना रहे। संभवतया ऐसी ही चाहत अलगाववादी भी रखते हैं। भारत के खिलाफ जो सेपरेटिस्ट पावर हैं, उन लोगों में विशेष रूप से जो हुर्रियत के नेता हैं, ऐसे लोग जो कि नेता के साथ साथ आतंकवादी भी प्रूवन हैं, जिन्होंने भारतीय सेना के कई जवानों पर गोली चलाई, आप उनके साथ हाथ मिलाकर के देखी जाती हैं। आप उन्हीं के बयानों को और पुष्ट करती हैं। आप लोगों के सामने ये कहती हुई पाई जाती हैं कि देखिए, मैं तो इंडियन हूं और लोकतंत्र में बिलीव रखती हूं, इसलिए अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर कश्मीर अगर भारत के साथ ना रहे तो इसे आजाद कर देना चाहिए। मोहतरमा, आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, आप संभवतः दुनिया भर का नॉलेज लेकर चल रही हैं, लेकिन भारत के केस में एक जो मेरे जैसा कम ज्ञान वाला भारतीय है, वो इतना ही जानता है कि हमारे देश में इतनी विविधताएं हैं, इतनी डाइवर्सिटी है कि हर आदमी अगर अपनी पहचान के लिए लड़ाई लड़ने लगे तो भारत एक राष्ट्र बन ही ना पाए, भारत एक साथ रह ही ना पाए, क्योंकि हर देश, हर व्यक्ति, हर पहचान अपने आप में विविधता लिए होता है। जापानी लोग अपनी जापान की आइडेंटिटी को लेकर लड़ रहे हैं, यहूदी इजराइल में अपनी आइडेंटिटी को लेकर लड़ रहे हैं, जर्मन्स अपनी लड़ाई को लेकर लड़ रहे हैं। अगर इस प्रकार की आइडेंटिटी क्राइसिस को लेकर के दुनिया के लोग संघर्ष करने लगे तो इंडिया का तो स्वरूप संभव ही नहीं है। मैडम, आप बताइए ना, किस चीज को आप मानेंगे कि यह भारत है? टेक्निकली आपके हिसाब से तो भारत है ही नहीं। तो 1947 से पहले जो था वो आपकी नजर में हो सकता है उपयुक्त हो, उसके बाद तो भारत को खंड में टूट जाना चाहिए था। अपनी सस्ती लोकप्रियता और 4 लोग आपकी बातों पर ताली बजा दें, कुछ लोग जिनके विचार आपकी बातों से पुष्ट होते हों, उन्हें आपकी वजह से दम मिल जाए। संभवतया आपके बयान इसीलिए आते हों क्योंकि आपको भी अपनी एक ऑडियंस चाहिए, आपको भी उन बयानों को प्रचलित करने के लिए ऐसे लोग चाहिए। और विशेष रूप से विदेशियों की तो यह तमन्ना रही है। जब दुनिया के लोग हमको छोड़ करके जा रहे थे, जब ब्रिटिशर्स इंडिया को छोड़कर आजाद करके जा रहे थे, तब उनके मन में पहला प्रश्न ही यह था कि देखते हैं ये कितने दिन चल पाएंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने हमें उस हालत में छोड़ा था। कहा था रियासतों से कि जिन्हें स्वतंत्र रहना है स्वतंत्र रहें, जिन्हें ब्रिटिशर्स के साथ मिलना है हमारे साथ मिलें, जिन्हें पाकिस्तान से मिलना है उन्हें पाकिस्तान से मिलें। यानी कि उन्होंने तो कोई कसर छोड़ी ही नहीं थी तोड़ने की हमें। लेकिन फिर भी मानना पड़ेगा सरदार वल्लभ भाई पटेल के उस साहस को, जिन्होंने भारत की उन तमाम रियासतों को एक सुर में पिरोया और जो लोग नहीं माने उन्हें समझाया कि अगर आप इस तरह से भारत में नहीं आए तो फिर आपको बहुत सी असुविधाओं का सामना करना पड़ सकता है। तमाम प्रकार के ब्रिटिश प्रयास जिसमें भारत को तोड़ने के समान तमाम कार्य किए जा रहे थे, चाहे जूनागढ़ मसला हो, चाहे हैदराबाद मसला हो, उन्हें अपने तौर तरीके से, चाहे बाय हुक और बाय क्रुक, बाय फोर्स के माध्यम से, बाय अपीजमेंट के माध्यम से उन्हें समझाया गया। कश्मीर के केस में भी यही हुआ था। कश्मीर के केस में जब कश्मीर भारत के साथ विलय पत्र पर हस्ताक्षर नहीं कर रहा था तो भारत ने उसे बिल्कुल सेपरेट छोड़ दिया था। महाराजा हरि सिंह जब यह समझ पाए कि पाकिस्तान के कबीले की वेशभूषा में सेना अंदर घुस आई है, तब वो भारत की सहायता मांगने आए थे और उस सहायता की एवज में भारत की तरफ से कहा गया था कि आप पहले इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर साइन करिए, आप अपने समर्पण पत्र पर हस्ताक्षर करिए, समर्थन पत्र पर हस्ताक्षर करिए और कहिए कि आप भारत के साथ रहना चाहते हैं। विलय पत्र पर आपका हस्ताक्षर ही हमें अपनी सेना वहां भेजने के लिए अलाउ करेगा। और यही कारण हुआ कि भारत ने अपनी तरफ से उन्हें साइन करवा करके ही अपनी सेना को वहां भेजा और पाकिस्तान को खदेड़ा। तब से पाकिस्तान कश्मीर के एक हिस्से पर, जिस पर वो पहले चढ़ाई कर चुका था, वहां पर बैठा हुआ है और उसके बाद से भारत और पाकिस्तान एक एलओसी बना करके एक दूसरे के साथ रह रहे हैं। हालांकि इस बीच में यह कहा जाता है कि भारत के द्वारा इस मसले को सुलझाने के लिए यूएन की यात्रा की गई थी और यूएन से कहा गया था कि कश्मीर की जनता भी चाहती है कि वो डिसाइड करे, लेकिन कश्मीर की जनता पर यूएन का जो स्टेटमेंट था वो प्लेबिसाइड से जुड़ा था और उस प्लेबिसाइड के केस में कहा गया था कश्मीर की जनता डिसाइड करे, लेकिन उसमें एक कंडीशन ये भी थी कि भारत और पाकिस्तान उसे अकेला छोड़ दें। लेकिन पाकिस्तान जिसने उस क्षेत्र पर कब्जा कर लिया है वो उसके बाद एक बार भी पीछे नहीं हटा। जब कश्मीर के अंदर उसका कब्जा उस क्षेत्र तक रहा तो भारत ने भी फिर अपना स्टैंड क्लियर कर दिया कि ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन
पार्टीशन के आधार पर अब हमारा हिस्सा है, और जब हमारा है तो ये हमारा ही रहेगा, और इंडिया का इंटीग्रल पार्ट कश्मीर है और हमेशा के लिए रहेगा। लेकिन अरुंधति रॉय उन लोगों को हमेशा बल देती रही जो भारत के खिलाफ, कश्मीर के खिलाफ बयान देते रहे, और कश्मीर को एक सेपरेट कंट्री और सेपरेट स्टेट और पाकिस्तान समर्थित बनाने के लिए अपने बयान देती रही। इनके वही 2010 के बयान है जिस पर हाल ही में दिल्ली के उपराज्यपाल वी के सक्सेना ने शुक्रवार को इनके खिलाफ यूएपीए के तहत, यानी कि अनलॉफुल प्रिवेंशन एक्टिविटीज के तहत गिरफ्तार करने की परमिशन दे दी है। इनके साथ साथ मुकदमा चलाने की परमिशन दे दी है। इनके साथ साथ सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर के इंटरनेशनल लॉ के पूर्व प्रोफेसर शेख शौकत हुसैन पर भी यूएपीए के तहत मुकदमा चलाने की मंजूरी मिली है। यह मंजूरी एक कार्यकर्ता है सुशील पंडित, उनकी शिकायत के आधार पर दी गई है। असल मायने में राय और हुसैन के खिलाफ इन्होंने एफआईआर दर्ज कराई थी। राजभवन की अगर बात माने तो 2010 में दर्ज कराई गई एफआईआर के क्या है, अब वो सुन लीजिए। ये एक बयान दे रही हैं जिसमें ये 2010 के अंदर एक स्टेटमेंट दे रही हैं, एक स्थान पर खड़े होकर के ये कह रही हैं कि मुझसे एक पत्रकार ने पूछा कि मैडम आपका क्या विचार है। इन्होंने कहा कश्मीर कभी भी इंटीग्रल पार्ट नहीं था इंडिया का, और इस बात पर यहां तालियां बजने लगती हैं। यही बयान इनके ऊपर यूएपीए 1967 लगा रहा है। साथियों, यूएपीए के एक्ट में 2019 में, यूएपीए एक्ट आज का नहीं है, 1966 का आया हुआ एक्ट है जिसमें बीच बीच में संशोधन हुए। अब संशोधन होते होते वो अपने एक्सट्रीम तक जा चुका है, यानी कि उसके अंदर भारत के खिलाफ किसी भी प्रकार की, भारत की एकता अखंडता को तोड़ने वाले व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करने का प्रावधान कर दिया गया कि अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा करता है तो उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। यूएपीए एक्ट अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट 1967 है, जिसे पार्लियामेंट के द्वारा एक लॉ के रूप में सेंट्रल गवर्नमेंट के माध्यम से अप्लाई करने के लिए दिया गया था। अगर देश की इंटीग्रिटी और सॉवरेनिटी को चैलेंज करने के लिए कोई भी व्यक्ति कैसा भी कार्य करेगा तो उस पर एक्शन लेने का प्रावधान इसके अंदर रखा गया है। यह भारत और भारत के बाहर रह रहे फॉरेनर्स दोनों पर अप्लाई होता है अगर उन्होंने इंडिया और इंडिया में रहते हुए या इंडियंस के खिलाफ बाहर रहते हुए किसी भी प्रकार के काम करने का प्रयास किया जो भारत को तोड़ते हों। इस लॉ के अंदर डेथ पेनल्टी और लाइफ इंप्रिजनमेंट जैसे फॉर्म ऑफ सेंटेंसेस भी हैं, यानी कि ऐसी स्थिति तक भी इसमें पनिशमेंट दिया जा सकता है। 180 दिन इन्वेस्टिगेशन का इसके अंदर दिया जाता है जिस समय यह केस दर्ज किया जाता है। 2019 में इसको अमेंड करके एनआईए ऑफिसर जो इंस्पेक्टर रैंक के हैं उन्हें इन्वेस्टिगेशन करने का चार्ज दे दिया गया और स्टेट लेवल पर डीएसपी और एएसपी रैंक के ऑफिसर जो हैं वो जांच कर सकते हैं। लॉ एम्पावर द गवर्नमेंट टू डेजिग्नेट इंडिविजुअल एज टेररिस्ट, ये लॉ किसी व्यक्ति विशिष्ट को टेररिस्ट, आतंकी टैग करने का अधिकार देता है। द अप्रूवल ऑफ डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस इज रिक्वायर्ड टू अटैच प्रॉपर्टीज कनेक्टेड विद द टेररिस्ट, और अगर किसी व्यक्ति के नाम के साथ टेररिस्ट जुड़ गया तो अकॉर्डिंग टू डीजी ऑफ पुलिस के कहने के अनुसार उस व्यक्ति की संपत्ति को सरकार अपने कब्जे में ले सकती है। इसके साथ साथ यहां पर बहुत सारे विषय शुरू होते हैं और वो ये है कि सरकार अपने खिलाफ बोलने वाले लोगों के खिलाफ यूएपीए का पालन करती है। ये अक्सर उन लोगों के बारे में, उन लोगों के द्वारा दिए गए बयान है जिसमें कि यह कहा जाता है कि यह इसलिए गिरफ्तार की गई क्योंकि यह भारत के नहीं अपितु सरकार के खिलाफ बयान देती थी। ठीक है, फिलहाल के लिए दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर के द्वारा इनके ऊपर यूएपीए कानून चलाने की परमिशन दे दी गई है। अब यह घटना कहां की है पहले वो सुनते हैं। तो साथियों, 21 अक्टूबर की घटना है, उसमें यह रॉय और हुसैन दोनों ही एलजीटी ऑडिटोरियम है कॉपरनिकस मार्ग के ऊपर दिल्ली के अंदर, वहां पर आजादी द ओनली वे नाम से एक सम्मेलन हो रहा था। वहां पर यह इस प्रकार के भाषण दे रही थी। उन भाषणों में, इनके द्वारा दिए गए भाषण के कारण जिस प्रकार का माहौल बना वो भारत के अंदर काफी ज्यादा अलगाववाद को बढ़ावा देने वाला था, ऐसा राज्यपाल के कार्यालय के द्वारा कहा गया है। रॉय और हुसैन के अलावा इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले अन्य लोगों में कश्मीरी अलगाववादी सैयद अली शाह गिलानी, दिल्ली विश्वविद्यालय के पूर्व व्याख्याता सैर गिलानी जो संसद हमले के मामले में बरी हो गए थे, और कार्यकर्ता वरवरा राव शामिल थे जो कि मतलब संसद हमले का मामला और केस आगे बढ़ाने में तीनों की मौत हो गई थी। ये वाला वो मामला है आजादी द ओनली वे जिसमें ये भाषण दे रही हैं। ये उस समय की ओल्ड क्लिप्स हैं।
अब इनके बारे में मैं थोड़ा सा आप लोगों को, ये परफॉर्मिंग आर्ट सेंटर है, इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि क्या कहानी है, ये क्या करती हैं, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा जानकारी। देखो इनकी कुछ तस्वीरें देख लो, जिसकी वजह से इनको आप देख के पहचान सकते हो कि ये जो आतंकी दिख रहा है इसका नाम यासिन मलिक है। ये वो आतंकी है जिसने 4 इंडियन एयरफोर्स के ऑफिसर्स को पॉइंट ब्लैंक से मारा था। अब आप देखें कि इनका और इनके एक दूसरे के बीच की जो केमिस्ट्री है, और हाँ, इस आतंकी के तो बयान भी काफ़ी वायरल रहे हैं, ठीक है। उनके साथ इनकी केमिस्ट्री देख करके लोग अंदर से बहुत उद्वेलित होते हैं कि ये इन्हें कश्मीर के अंदर कश्मीर की आज़ादी का समर्थक मानती हैं और खुद भारत के अंदर प्रोपेगेंडा चलाकर कश्मीर को सेपरेट कराने की मांग करती हैं। ये एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग बात है साथियों, मतलब ये सोचने का विषय है। अगर हमारे देश के अंदर हर राज्य अगर अपनी आइडेंटिटी के लिए इसी तरह का संघर्ष करने लगे, पंजाब कहे कि साहब हम तो पंजाबी हैं, हमें अलग चाहिए, राजस्थान वाले कहें हम तो राजस्थानी हैं, हमें अलग राज्य चाहिए, तमिलनाडु वाले कहें हमारी अपनी भाषा है, आंध्र वाले कहें हमारी अपनी भाषा है, और फिर ये कहा जाए कि सरकार उन लोगों को जो कि अभिव्यक्ति के नाम पर अपना अलग राज्य चाहते हैं, अपने आप को अलग होना चाहते हैं, सरकार उन्हें मारती क्यों है, सरकार उन्हें कूटती क्यों है, बंद क्यों करती है? इन्हें बंद नहीं करना चाहिए। हमारे देश में लोकतांत्रिक अभिव्यक्ति की आज़ादी होनी चाहिए। तो क्या आप ऐसा लोकतंत्र प्रेफर कर रहे हैं क्या, जिसमें भारत को तोड़ने वाले लोग भारत के अंदर सम्मान पा रहे हैं, तालियां बटोर रहे हैं, और इन लोगों के खिलाफ अगर सरकार कार्रवाई कर दे तो सरकार को तानाशाह टैग कर दिया जाए कि देखो लोकतंत्र मार दिया है? तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपका लोकतंत्र पर ही सवाल खड़ा हो जाए कि यार ये कैसा लोकतंत्र है? यदि लोकतंत्र इसे ही कहते हैं तो फिर इसका मतलब तो आदमी अपनी कुछ भी अभिव्यक्ति करे, फिर तो ये एक्सट्रीम फेज ऑफ लोकतंत्र हो गया। हाँ, ये बात सही है कि लोकतंत्र के अंदर लोग अभिव्यक्ति की आज़ादी रखते हैं। हमारे देश में भी आर्टिकल 19 के अंदर अभिव्यक्ति की आज़ादी आर्टिकल 19 में दी गई है, लेकिन उसके साथ साथ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस जोड़े गए हैं। उसमें जोड़ा गया है कि आपकी अभिव्यक्ति की आज़ादी किसी भी प्रकार से देश में देश की एकता और अखंडता को नुकसान ना पहुंचाए। एकता और अखंडता को नुकसान पहुंचाने के बयानों को भी अगर आप अभिव्यक्ति की आज़ादी मानते हैं तो ये केवल देश को गुमराह करने जैसा है। शिकायतकर्ता हैं सुशील पंडित, जिन्होंने इस प्रकार से इस आवेदन को किया था। अब एक चीज़ और मैं आपको इनके बारे में बता देता हूँ। इनका बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से अरुंधति रॉय का क्लाइंटेज है, मतलब ये किस तरह की बातें करती हैं। इनके बहुत सारे वीडियो हैं, लेकिन ये सुनाई नहीं देंगे आपको, इस चक्कर में मैं फिलहाल बोल के सुना देता हूँ। आपके बहुत सारे बयान किस तरह से सुर्खियों में रहते हैं, मैं ऐसे समझाता हूँ। देखिए, नर्मदा आंदोलन जब हुआ मेधा पाटकर के नेतृत्व में, नर्मदा नदी पर जब डैम बन रहा था, तब आप पर्यावरण की हिफाजत करने के लिए सड़कों पर बैठ गई कि साहब हम इस समय नर्मदा नदी पर इस बन रहे डैम के खिलाफ हैं। क्यों खिलाफ हैं? क्योंकि डैम बनने से जब डैम का पानी भरेगा तो जंगल डूब जाएंगे और बहुत सारे आदिवासियों को वहाँ से शिफ्ट होकर कहीं दूर जाना पड़ेगा। लोगों ने कहा कि देखो कितनी इंटेलेक्चुअल महिला है, बात बहुत अच्छी कर रही है। उन लोगों के लिए बात कर रही हैं जो आदिवासी हैं, जंगल में रहते हैं, पानी भरने से जिनका घर बंद डूब जाएगा, जिनके दिक्कतें हो जाएंगी, जिनको बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ जाएंगी। ये वही लोग हैं साथियों जो इस तरह की बातें बंद कमरों में एयर कंडीशन के अंदर बैठकर राइट अप लिख करके भी करते हैं। लेकिन जब इनके घर में एसी चल रहे होते हैं तब ये भूल चुके होते हैं कि उनकी एसी की कीमत उस नर्मदा डैम ने चुकाई है। उस नर्मदा डैम से पैदा हो रही बिजली, उस नर्मदा डैम से इकट्ठा हुआ पानी ही बहुत से लोगों की प्यास बुझा रहा है। आज जब देश की राजधानी भारत जैसे देश में, जो दुनिया के अंदर इस बात की बावाइयाँ लूट रहा है कि दुनिया की टॉप 5 इकोनॉमी बन गया है, वहाँ देश की राजधानी में पानी के लिए टैंकर के सामने झगड़ते हुए लोगों की तस्वीरें जब सामने आती हैं, तब मन में सबसे पहला सवाल क्या आता है? सबसे पहला सवाल यह आता है कि पानी मिल क्यों नहीं रहा। आंसर खोजने निकलते हैं तो पता चलता है कि दिल्ली के पास पर्याप्त पानी नहीं है। क्यों नहीं है? तो पता चलता है कि हरियाणा ने पानी पूरा नहीं छोड़ा। हरियाणा से पूछा जाता है कि भैया तुमने पानी क्यों नहीं छोड़ा, तो वो जवाब देता है सर हिमाचल ने पानी पूरा नहीं छोड़ा। क्या भाई नदी सोचकर पानी छोड़ती है क्या? नहीं तो फिर नदी पर डैम बनाने होते हैं। वो डैम बनते हैं तो ही पानी रिजर्व होता है, और डैम जो बने हैं उन्हीं डैम से ही पानी छोड़ने की बातें की जाती हैं ताकि लोगों की प्यास भरी जा सके। अब आप सोचकर देखिए कि अगर हमारे देश में ये जो राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, ये जो पर्यावरण की पहचान बना करके संघर्ष करने के लिए सड़कों पर बैठने वाले लोग हैं, जो कहते हैं कि हम तो आदिवासियों के समाज के लिए बात कर रहे हैं,
वो ये बात भी कर सकती हैं, वो एक मध्यम मार्ग भी निकलवा सकती हैं, वो सरकार से इस बारे में भी चर्चा कर सकती हैं कि आप इन आदिवासियों के पुनर्निवास के लिए प्रयास करें, इन आदिवासियों को प्रॉपर कंपनसेशन मिले इसके लिए प्रयास करें। अब प्रोजेक्ट के सामने आकर बैठ जाती हैं, कई सालों तक प्रोजेक्ट डिले हो जाता है क्योंकि आप एक्टिविस्ट बनकर बैठ जाती हैं। ये एक्टिविज्म जो दिखाने का तरीका है साथियों, भारत जैसे विकासशील देशों की तरक्की की राह में विदेशों के द्वारा किए गए एक संस्थागत प्रयास का परिणाम भी हो सकता है। अब आप पूछेंगे ऐसा क्यों? क्योंकि अगर भारत सुविधाओं में आत्मनिर्भर होने लगे, अगर हम खुद हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने लगें, तो हमें क्या आवश्यकता रह जाएगी दुनिया भर से तेल मंगाने की? हमें क्या आवश्यकता रह जाएगी दुनिया भर से परमाणु रिएक्टर के लिए गिड़गिड़ाने की? हमारे ही देश की नदियों से इतना बिजली पैदा हो कि हम अपने देश को आत्मनिर्भर हाइड्रो इलेक्ट्रिक से बना लें। पर नहीं, हमारे देश में ये सो कॉल्ड जो अभिव्यक्ति की आज़ादी दिखाने वाले जो एक्टिविस्ट हैं, ये हर बार आकर के अपनी उसी राग को लेकर बैठ जाते हैं कि नहीं, आप हमारे देश को नुकसान पहुंचा रहे हैं। चलिए, आपकी एक हद तक ये बात सही भी मान लेते हैं। क्यों? क्योंकि एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट नाम की कोई चीज़ होती है और निश्चित ये सत्य है, और ये एक ऐसा कड़वा सत्य है जिसको अगर मैं ना बोलूं तो यह अपने आप में एक अधूरा सत्य ही रह जाएगा। ये सत्य है कि पर्यावरण के साथ जब जब इंसान ने प्रगति की है, उसके साथ पर्यावरण को नुकसान हुआ है। यह सत्य है कि डेवलप्ड कंट्रीज ने आज जो डेवलपमेंट देखा है उसकी कीमत प्रकृति ने चुकाई है। लेकिन यह भी सत्य है कि भारत के 140 करोड़ भारतीयों को अगर दुनिया में अपने आप को खड़ा करना है, 140 करोड़ भारतीयों को चाहिए कि वो आने वाले समय में अमेरिका के साथ बैठकर आंखों में आंखें मिला सके, तो हमें भी प्रगति के साथ साथ प्रकृति करनी पड़ेगी। प्रकृति और प्रगति का ये जो सामंजस्य है, इसी को बिठाने के लिए भारत में ऑलरेडी कानून बने हुए हैं। इसी के तहत एनजीटी के द्वारा, ग्रीन ट्रिब्यूनल के द्वारा भारत में तमाम वो प्रयास किए जाते हैं जिसके तहत जमीन को और प्रकृति को संरक्षित रखा जा सके। इसी के चलते भारत के अंदर वन्य जीव अभ्यारण्य बने हैं, नेशनल पार्क बने हैं, बायोस्फीयर रिजर्व बने हैं, ताकि हम अपने जीवन के साथ साथ प्रकृति को भी साथ साथ लेकर चल सकें। निश्चित ही यह भी तय है कि बढ़ती हुई गर्मी के पीछे जंगलों का कटना है, लेकिन यह भी तय है कि गर्मी के चलते जो पानी खत्म हुआ है उसकी पूर्ति के लिए डैम बनाए जाने भी आवश्यक हैं। पानी को जमीन के अंदर बिठाना तय है। यह कोई भी कहता हुआ नहीं पाया जाएगा कि प्रकृति को नुकसान नहीं होता अगर दुनिया प्रगति करती है। नहीं, होता है। आवश्यकता है कि उसको कंपनसेट कैसे किया जाए। इसी के लिए कैंपा फंड बनाया जाता है, कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड, यह बनाया जाता है। कैंपा एक्ट है बाकायदा, जिसके तहत जो नुकसान हुआ है उसका पैसा वसूला जाए और उसके आधार पर प्रकृति का विकास किया जाए। और सुनिए इन मैडम की बातें, ये तो केवल एक बात हुई। दूसरी बात सुनिए, आप अपनी बातों में कहते हुए अक्सर ये पाई जाती हैं कि भारत सरकार के द्वारा आदिवासियों के खिलाफ कार्रवाइयां की जाती हैं। अब इनका इशारा किस तरफ है? देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए सबसे बड़ी चुनौती बने हुए नक्सलवाद के लिए। साथियों, कहते हैं जितने आतंकवाद ने हमारे देश के वीर जवान शहीद नहीं किए, जितने हमारे देश के अंदर पनपे हुए नक्सलवादियों ने किए, और उन नक्सलवादियों को वैचारिक ताकत दी इन जैसे लिबरल्स ने, सूडो लिबरल्स ने, जो देश के सामने खुद को दिखाते हैं कि हम आदिवासियों के हित के हितैषी हैं। आप आदिवासियों के हितों के हितैषी नहीं हैं। कुछ अंग्रेजी के अच्छे शब्द और कुछ अच्छे लोगों के बीच में उठना बैठना आप जानते हैं, और उनके हितों की बात करते हुए आप उन्हें वो जैसे हैं वैसे ही बना रहने देना चाहते हैं। आपकी जबान से तब शब्द नहीं निकलते जब वो वेपन लेकर के हमारे देश के जवानों को गोलियों से भून देते हैं। आपको उनकी प्रगति पसंद नहीं है, क्योंकि उनकी प्रगति में आपका नुकसान है, क्योंकि आपका दिया हुआ एजेंडा आदिवासियों के नाम पर चल ही ना पाए अगर वो लोग सक्षम हो जाएं। लेकिन मैडम चिंता ना करिए, हमारे देश में अगले साल तक नक्सलवाद पूरी तरह खत्म हो जाएगा। जिस प्रकार से भारत ने और भारतीयों ने इस बात को समझा है कि हम अपने संसाधनों का जब तक ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन नहीं करेंगे, दुनिया के साथ कदम मिलाकर हम नहीं चल सकेंगे। हमारे देश में अक्सर उन लोगों को बहुत प्रोत्साहन मिलता है जो भारत विरोधी बात करते हैं। भारत के खिलाफ, भारत की सेना के खिलाफ, भारत सरकार के खिलाफ अगर बातें करते हैं तो दुनिया के लोगों की तरफ से तालियां मिलती हैं। चाहे भारत में मिल रहे नोबेल पुरस्कार हों, मिलने वाले बुकर पुरस्कार हों, या किसी भी पुरस्कार हो, अगर आप उसको इस नजरिए से देखें कि इन्होंने ऐसा क्या किया था जिसके कारण इन्हें इतनी इज्जत मिली,
तो आप पहचानेंगे कि अच्छा सरकार के विरोध में बोले थे, साहसी थे। तो क्या आप उनके साहस को सलाम देने के लिए पुरस्कार देते हैं कि तुम सरकार के सामने बोलो, या आप उसके माध्यम से बहुतों को उकसाते हैं कि देखो सरकार के सामने बोलने पर इनाम मिलता है, पूरी दुनिया तुम्हारे साथ हो जाती है। कई लोगों का तो यह तक कहना है कि इनके खिलाफ हुई कार्रवाई के चलते दुनिया के अंदर यह स्थापित हो जाएगा कि देखो इंडिया से लोकतंत्र जा रहा है। अरे चला तो 14 साल पहले गया होता, हम तो ये चाहते हैं 2010 में ही क्यों ना कार्रवाई हो गई, हम तो ये चाहते हैं। और इतना 10 साल बाद में भी इंतजार क्यों करना पड़ा, ये सोचने का विषय है। इसका मतलब यह है कि इनके द्वारा संस्थागत तरीके से आदिवासियों के नाम पर नक्सलवाद को बढ़ावा देना, कश्मीर के सेपरेटिस्ट लोगों की भावनाओं को बढ़ावा देते हुए कश्मीर में अलगाववाद को बढ़ावा देना, ऐसे बहुत से इनके बयान हैं। और तो और इनके द्वारा भारत के अंदर हो रही हिंसा पर भी बयान बड़े चिंताजनक होते हैं। इनके बयान इस तरह के होते हैं कि देखिए मुसलमानों के साथ ऐसा किया जा रहा है, देखिए हमारे देश में मुसलमानों के साथ क्या ट्रीटमेंट हो रहा है, मैं घर से बाहर निकलती हूं तो मुझे डर लगता है। मैडम यू शुड, आपको डरना चाहिए, क्योंकि पूरी दुनिया आपसे सहमत नहीं है और भारत का हर आदमी गुलाम नहीं है जो आपके बयानों से यह सोचे कि हां मैडम ने बोला है, बड़ा टेंशन है देश में। तो यार मैडम आपके बयान में उन लोगों को जो देश के प्रति बात करते हैं वो आपको प्रोपेगेंडा वाले लगते हैं, वो लगते हैं कि आपको ये तो आईटी सेल के लोग हैं। और जब आप देश के खिलाफ बात करती हैं तो आपको इस बात में भी डर ना लगे कि आपको कल को कोई आकर के जमीन पर रोक कर कहेगा कि मैडम जी ये क्या बातें करती हैं आप, देश में ऐसा कुछ नहीं है जो आप बोल रही हैं। आपको डर लगना चाहिए मैडम, क्योंकि आप बोलती ऐसी चीजें हैं, आपका बोलना आपका लिखना हमेशा देश विरोधी प्रतीत होता है और आपके इस देश विरोध को जनता समझ रही है, इस चीज को पहचान रही है। आप कहती हैं कि हमारे देश में मुसलमानों के साथ अत्याचार हो रहा है। एक देश में जितने भी प्रकार के लोग रहते हैं, हटाइए आप देश तो हटाइए, आप अपना घर ही देख लीजिए, अपना बचपन याद कर लीजिए। आप अपने बचपन को याद करेंगे तो पाएंगे कि हम घर के अंदर जब 4-5 लोग एक साथ रहते हैं तो उनके बीच भी बातें होती हैं, लड़ाइयां होती हैं, लेकिन लड़ाई का अर्थ यह नहीं होता कि हम एक दूसरे के दुश्मन हैं। हमारे देश में सब लोग मिलजुल कर साथ रहना प्रेफर करते हैं। मिलजुल कर साथ रहते समय कुछ ऐसी घटनाएं समाज कंटकों के बीच होती हैं जो देश की एकता और अखंडता के लिए नुकसानदायक होती हैं। जब समाज इस तरह की गलती करता है तो कानून उन पर उचित कार्रवाई करता है। आप 2-4 उदाहरण पूरे देश के इतिहास में से निकालती हैं और पूरे देश को ऐसा टैग कर देती हैं कि हर तरफ अत्याचार हो रहा है, हर तरफ परसिक्यूशन हो रहा है, सरकार सब पर एकदम विभत्स होकर टूट पड़ी है। आपका ये जो पहना हुआ चश्मा है, ये चश्मा दुनिया भर में भारत की इमेज गिराकर आपको चंद रुपयों के लिए लाभ दिलाता है और आप अपने आप को कार्यकर्ता कहती हैं। ऐसे कार्यकर्ताओं से देश को बचना चाहिए और इन पर फिलहाल के लिए भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत 155(3), 105(5) इन धाराओं के तहत इन पर मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी गई है। सीआरपीसी की धारा 196 के तहत, सेक्शन 153A इंडियन पीनल कोड के तहत इन पर अब कार्रवाइयां होंगी। सुशील पंडित के द्वारा दी गई जो प्ली थी 28 अक्टूबर 2010 को दिल्ली के अंदर, उसके ऊपर ही कार्रवाई की जा रही है। that any country that calls itself a democracy has the right to force people to remain with it, in a militaristic way, in the way that India is doing. कोई भी डेमोक्रेटिक कंट्री ऐसा नहीं चाहेगी कि वहां के लोग वहां के लोग सेना के बीच में डर करके रहें। हमारा देश डेमोक्रेटिक है तो फिर इन लोगों को क्यों ना आज़ाद छोड़ दिया जाए। आज़ाद तो हम मैडम छोड़ देते, लेकिन मुद्दा यह है ना कि आप जैसे कुछ लोगों के भड़काऊ बयानों ने वहाँ के लोगों का दिमाग फिरा दिया। 370 हटने के बाद आपके ये बयान अप्रासंगिक हो गए हैं। वहाँ के लोग, अभी मैंने 2 दिन पहले एक सेशन किया है, कश्मीर घाटी वर्सेस जम्मू। कश्मीर घाटी में आतंकवाद घटा है क्योंकि आप जैसे लोगों का प्रोपेगेंडा वहाँ नहीं चल पाया। लोगों को समझ में आया कि अल्टीमेटली प्रगति कैसे होती है, प्रोग्रेस कैसे होती है। आप लोगों की तरह से रोटियां नहीं सेकनी थी उन लोगों को। और रही बात लोकतंत्र की ना मैडम, हो सकता है कि कुछ लोगों के भड़काऊ बयानों से निपटने के लिए फोर्सेस की भी ज़रूरत पड़ती है। जब बेटा बिगड़ रहा होता है तो पिताजी की मार और डांट दोनों जरूरी होती है, लेकिन बाद में बच्चा बड़ा होकर के पिताजी को धन्यवाद देता है कि पिताजी सही समय पर रोक लिए थे, अदरवाइज हम बिगड़ जाते।
अभी बिगड़ी हुई हालत को सुधारने के लिए अगर फोर्सेस का उपयोग किया जाता है तो मैडम ये एक राज्य की परिभाषा में आता है। स्टेट बिना पावर के काम नहीं करता, और अगर आपको पावर के बिना का स्टेट चाहिए तो फिर कहिए कि मैं अराजकतावादी हूं। और ये अराजकतावादी होना कोई आपके लिए गाली नहीं होगा। बहुत सारे लोग अपने दुनिया भर में मान्यताएं ऐसी रखते हैं जो अपने बारे में कहते हैं कि मुझे पावर मतलब पावरलेस स्टेट चाहिए। अभी कुछ दिन पहले 2023 में मैडम ने बयान दिया, महिलाएं रेप को जस्टिफाई कर रही हैं, महिलाएं दूसरी महिलाओं से कह रही हैं कि रेप करिए। ये केवल मणिपुर की बातें नहीं कर रही हैं। इंटरेस्टिंग बात सोचिए, मतलब ये लोग जब बयान देते हैं ना, इंटरेस्टिंग बात यह है कि इनके बयानों में तार्किकता ऐसी लगती है कि लगता है कि यार ये तो एकदम सही बात कर रही है। अब मैं इनके सामने एक रिवर्स तर्क रखता हूं, आप फिर बताइएगा कि मैडम कितना सही बात कर रही हैं। रिवर्स तर्क सिर्फ इतना सा है कि मैडम आपने जो तर्क दिया ना कि महिलाएं महिलाओं के रेप को प्रोत्साहित कर रही हैं, मणिपुर के केस को ले रही हैं, हाथरस के केस को ले रही हैं, मैडम जिस समय आप बयान दे रही थी ना उतनी देर में भी एक महिला का रेप हो चुका था। और ये मेरे देश की बात नहीं है, दुनिया के पूरे देशों के साथ में मानव सभ्यता के विकास के साथ में जो सबसे कुत्सित कृत्य हुआ है वो महिलाओं के साथ हुआ है। मानती होंगी, पढ़ी लिखी हैं, इस बात को जानती भी होंगी। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि बकायदा प्रोपेगेंडा मशीनरी के द्वारा कुछ ही रेप की घटनाओं को पब्लिक किया जाता है और उस पर फिर प्रॉपर तरीके से मशीनरी काम करती है। राजनेता निकलते हैं, रेप पीड़ित के घर जाते हैं, विक्टिम के लिए प्रोटेस्ट करते हैं, वहां बैठ करके राजनीति करते हैं, फिर वो चुनाव का मुद्दा बनता है। जिस समय पर वो एक रेप के लिए संघर्ष कर रहे होते हैं कि यहां देखिए क्या हुआ है, उस समय उसी जिले के अंदर किसी ना किसी और महिला के साथ ऐसी ही कोई विभत्स घटना घटी होती है, उस पर किसी भी मीडिया का ध्यान नहीं जाता। क्यों नहीं जाता? क्योंकि ये प्रॉपर तरीके से चैनलाइज्ड किया गया कार्य होता है। आवश्यकता आपके बयानों की नहीं है मैडम। अगर आपको इतने ही बयान देना है ना तो मोरल पुलिसिंग दुनिया से करवाइए। आप खड़ी होइए, समाज को जागृत करिए और कहिए कि समाज ऐसा बने कि हमें ऐसी घटनाओं को स्थान नहीं देना है। आप जिस तरह की बातें कर रही हैं उस बात में आप किसी एक पक्ष को समर्थन देती हुई और किसी दूसरे पक्ष को उत्साहित करती हुई दिख रही हैं। आपका यह बयान विभाजनकारी है। वास्तविकता में अगर आपको वाकई में बयान देने हैं ना तो एक ऐसे समाज की कल्पना करिए जहां आप जाएं और उस क्षेत्र के लोगों को ये कस्में दिलाएं कि हमारी माता बहनें आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। हे मेरे मानुष, इस तरह का व्यक्तित्व अपने अंदर लेकर आइए। बनिए ना, आप तो कार्यकर्ता हैं समाज की। एक ऐसे समाज की कल्पना करवाइए जहां पर महिलाएं पुरुषों के साथ सुरक्षित महसूस करें। आप कह रही हैं कि नहीं, इस तरह के लोग हैं जिनकी मानसिकता के कारण ऐसा हो रहा है। अरे आप तो अच्छी मानसिकता वाली हैं ना, जाइए अपनी मानसिकता से सुधारिए। The Indian state from the moment it became a sovereign nation, from the moment it shook off the shackles of colonialism, it became a colonial state. And it has waged war since 1947 in Kashmir, Manipur, Nagaland, Mizoram, Telangana, Punjab. कितना स्माइलिंग फेस के साथ सूदिंग बातें कर रही हैं मैडम। मजा आ रहा है मैडम आपकी अंग्रेजी सुन के। आप कह रही हैं जैसे ही हमारा देश आज़ाद हुआ, कॉलोनियल पावर से आज़ाद हुआ, उसके बाद इन्होंने भी वही काम शुरू कर दिया। आज़ादी के बाद से ही कश्मीर, मणिपुर, तेलंगाना और क्या बोली जाने आसाम, इन सब के अंदर वॉर शुरू कर दिया। मैडम जिस स्थिति में हमें छोड़कर गए थे ना, वो स्थिति बड़ी घातक थी हमारे लिए। हमें जब अंग्रेज छोड़कर गए थे तो वो हमें एक देश बनाकर नहीं देखे गए थे कि ये संभालो स्टीयरिंग गाड़ी, अब चला लेना। आप जिस बात को दुनिया को सुना रही हो इस प्लीजेंट स्माइल के साथ में, आप ये बात क्यों बताना भूल जा रही हो कि अंग्रेज हमें बहुत सी रियासतों में तोड़कर गए थे, कहकर गए थे रियासतों से कि अब आप माउंट बेटन का जो 3 जून का प्लान है बाल्कनाइजेशन का, वो बाल्कन प्लान ही ये है कि अब आप टुकड़ों में हैं। आपको जिसके साथ रहना है रहिए, आपको स्वतंत्र रहना है स्वतंत्र रहिए। राष्ट्र की कल्पना कैसे कर पाते आज बताइए। आज भारत का जो स्वरूप आप वर्तमान में देख रहे हैं, भारत को एक यूनिट के रूप में रहने के लिए जब अंग्रेजों ने हम पर शासन किया तो बांग्लादेश लेके पाकिस्तान ये सब भारत का हिस्सा होते थे। जाते जाते हमारे इतने हिस्से कर गए कि सब सेपरेट रहिए, और परिणाम निकला कि हमसे निकल करके हैदराबाद कहने लगा हम अलग रहेंगे, पूर्वोत्तर स्टेट कहने लगे कि हम अलग रहेंगे क्योंकि अंग्रेज कह गए, क्योंकि हम पर शासन करते थे। किसी देश को यूनाइट करने के लिए तरीके यही होते हैं मैडम।
या तो प्यार से मान जाओ, नहीं तो मना लिया जाएगा। यही अवधारणा हर पावरफुल स्टेट की होती है। आज इंडिया को एक यूनाइटेड इंडिया देखकर आपको हो सकता है बुरा लगता हो, क्योंकि आपका जो लोगों के प्रति रवैया है कि इन्हें आजाद छोड़ दीजिए, इससे देश नहीं चलते। हमारे देश में जब भी बात की जाएगी देश के एकीकरण की, उस समय पर पटेल साहब को, लौह पुरुष को याद किया जाएगा, मेनन साहब को याद किया जाएगा, जिन्होंने रियासतों को एक टेबल पर बिठाकर कहा कि मिलिए और भारत का निर्माण करिए। हां, आपकी नजर में यह वॉर हो सकता है, क्योंकि हमने उन सबको जो भारत के विरोध में खड़े थे, उन सबको लाइन से बिठाया और अपने साथ रखा। यह वॉर आपको अंग्रेजों के काल में नजर नहीं आता होगा, यह वॉर दुनिया में और कहीं आपको नजर ही नहीं आता होगा। आज भी अफ्रीका के बहुत से देशों में फ्रांस की वो करेंसी चल रही है जिसको कि उन्होंने गुलामी के लिए ही बनाया था। इसी प्रकार से दुनिया के बहुत से देश आज भी बहुत सी कॉलोनी बनकर रह रहे हैं। ताजा उदाहरण फ्रांसीसी कॉलोनी का हमने कुछ ही दिन पहले डिस्कस किया है। लेकिन आप जैसे लोगों के बयान यहां पर इसलिए चलते हैं क्योंकि आपको पता है कि इसी से ही आपका पहचान बचा हुआ है। हाल ही में करंट सिचुएशन के ऊपर कहते हैं कि मुझे तो डर लगता है यहां पर रह कैसे सकती हूं। हाँ, बिल्कुल लगना चाहिए, क्योंकि अब देश का व्यक्ति इंस्पायर हो चुका है। वो समझता है कि हमारा देश कैसे चलता है। It's almost like every day you wake up, something new, something terrible, someone's been lynched, someone's been killed, massacres. Right now I just got a message about how गजब इंटरेस्टिंग चल रहा है जी। कुल मिलाकर बात यह है कि ये एक मशीनरी है और इस मशीनरी को प्रोपगेट करने के लिए बहुत सी ताकतों के द्वारा, जो देश को एक तरह से यूनाइटेड नहीं रहने देना चाहती, उनके द्वारा इन जैसे बुद्धिजीवियों को समाज में छोड़ दिया जाता है, जिनका ध्यान केवल उन बुराइयों पर जाता है। एक भी समाज इतिहास से निकाल कर दिखा दीजिए जहां पर देश के अंदर किसी भी प्रकार की कोई बुराई ना रही हो। बुराइयां रहती हैं, उन्हीं से निपटने के लिए सख्त कानून होते हैं। सख्त कानून सख्त राज्य से होते हैं, राज्य जनता चुनती है। देश की डेमोक्रेसी ने, देश के लोक जनता ने एक जनता सरकार चुनती है। वो सरकार कानून बनाती है ताकि इन चीजों से निपट सके और आप जैसे लोग जो देश के अंदर जहर फैलाते हैं, इनसे भी निपट सके। खैर, फिलहाल के लिए आप पर प्रतिक्रियाएं आना शुरू हो गई हैं और फिलहाल के लिए अर्नब गोस्वामी की प्रतिक्रिया काफी सुर्खी बटोर रही है। वो बहुत खुश हैं कि ऐसा हुआ है, अच्छी बात है, और आएंगी प्रतिक्रियाएं, क्योंकि आपने जो भी काम किया उस पर प्रतिक्रियाएं आना लाजमी है। फिलहाल के लिए लोग अपनी अपनी तरफ से प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। बाकी आप इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स के अंदर रखिएगा। ठीक है साहब, एनसीईआरटी बहुत काम की है, बहुत ज़्यादा कीमत नहीं रखी गई है, लेकिन ये कीमत अगर आपको जीवन में कुछ दे जाएगी ना, तो ज़िंदगी भर के लिए थैंकफुल रहोगे। बाकी मर्जी आपकी है। मैंने आपको पेपर का विश्लेषण दे दिया है, आराम से आप भी बैठकर पेपर देखिए, समझिए, समझ करके विषय तैयार कीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि एनसीईआरटी का बैच पढ़ना है आपको, तो जाइए अभी एनरोल कर लीजिए। लिंक कमेंट बॉक्स में दिया गया है, एप्लीकेशन पर उपलब्ध है। पूरी 1 साल की वैलिडिटी के साथ हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी चारों सब्जेक्ट आपको पढ़ाए जाएंगे। क्लासेस लाइव भी रहेंगी, अगर आप लाइव नहीं देखना चाहते तो उन्हें रिकॉर्डेड भी देख सकते हैं, मल्टीपल टाइम देख सकते हैं। ठीक है, प्रॉपर वीकली टेस्ट होगा, आपको खुद से घर पे पढ़ने का टाइम दिया जाएगा। ये 2 वे बैच चलने वाला है, 1 साइडेड नहीं चलने वाला है कि मैं पढ़ा रहा हूँ और आपको पढ़ने का टास्क नहीं दे रहा हूँ। अगर आप खुद से पढ़ने के इंटरेस्टेड नहीं हैं, बैच ज्वाइन ना करें। मैं बार बार इस चीज़ के लिए टोक रहा हूँ। आपका सेल्फ स्टडी आपकी किताबों के साथ, एनसीईआरटी के साथ करना होगा। एनसीईआरटी के साथ करने के लिए आपको 6 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी बता दी जाएंगी, आपको वो लेके आनी होंगी, तभी जाकर क्लास में बैठिएगा। शुरुआत ज्योग्राफी से होगी, ज्योग्राफी में भी फिजिकल ज्योग्राफी से होगी, जिसमें वर्ड मैपिंग को साथ लेके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, फिलहाल के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को, चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है तो लाइक कर दें, साथियों से साझा कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ